हाँ साहब, बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। क्लास नंबर अपनी ये 5वीं है, गलती से 4 डल गए यहाँ पे, 4 तो हो ही गई हैं अपनी। ये क्लास नंबर 5 है, ठीक साहब। एंशियंट हिस्ट्री क्लास में, और अपन हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। कल अपन ने ये सुरकोटदा तक पढ़ लिया था कि गुजरात गुजरात में। ये आगे अपन आज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हड़प्पा की लिपि के बारे में कि साहब लिपि कैसी है, ये सब समझते हैं अपन, ठीक है। तो जो हड़प्पा की लिपि है, लिपि तो आप समझते ही होंगे, जैसे अपन हिंदी लिखते हैं, हिंदी एक भाषा है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना अपन लोग हिंदी, ऐसे ही हड़प्पा की भी अपनी एक लिपि थी। तो इसमें अपने को समझना है कि इसमें 64 कुल मिला के चिन्ह थे, ठीक है। जो मूल चिन्ह थे इस लिपि के, वो 64 मूल चिन्ह थे, ठीक साहब। 64 मूल चिन्ह तो थे साहब। और जो मोहर मिली थी जिस पर ये लिपि लिखी गई है, वो सेल खड़ी की मोहर थी। सेल खड़ी होता है एक, सेल खड़ी, ठीक है साहब। जैसे सोना चांदी होता है वैसे एक सेल खड़ी भी होता है। सेल खड़ी की मोहरें इसमें मिली हैं, जिस पर सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं, जिसमें इन 64 मूल चिन्हों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हड़प्पा की लिपि में कितने मूल चिन्ह मिले हैं? 64 मूल चिन्ह मिले हैं। जो मोहर मिली है वो किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी की मोहर बनी हुई है साहब, ठीक है। और अभी तक इस लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, ठीक है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इतनी कठिन है ये, पढ़ी नहीं जा सकी। बस आइडिया लगा लिया है कि किस तरह से ये रहा था हड़प्पा में, लेकिन जो इसकी लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब देखो, पढ़ तो पाए नहीं कि क्या लिखा हुआ है, तो एक आइडिया लगाया है बेसिकली कि ये जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, मतलब पिक्टोग्राफी है, मतलब चित्र वगैरह ज़्यादा बने हुए हैं उसमें, अक्षर कम लिखे हुए हैं, ऐसा आइडिया लगाया गया है, ठीक है। तो यह चित्रात्मक है, चित्रात्मक, ठीक है। इसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफ कहते हैं, PICTOGRAPH। पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। ये चित्रात्मक लिपि है। जो हड़प्पा की लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। लिपि है क्या? लिपि थी मतलब, अब तो है ही नहीं, अब तो सब हड़प्पा वप्पा सब उड़ गए। तो ये चित्रात्मक लिपि थी, और इससे हमने आइडिया लगाया है कि जैसे अपन लोग जो हिंदी लिखते हैं, जैसे अपन ने हिंदी लिखी तो ये सेंटेंस लिखा अपन ने, यह है चित्रात्मक पिक्टोग्राफ लिपि थी। तो अपन ने यहाँ लेफ्ट हैंड, देखो ये लेफ्ट हैंड हो गया, इधर राइट हैंड हो गया। भाई लेफ्ट हिस्सा ये है, राइट हिस्सा इसे इधर है। तो अपन जो लिखते हैं, जैसे ये लेफ्ट हो गया, इधर ये राइट हो गया, ठीक। तो अपन जब लिखते हैं तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर ऐसे ऐसे लिखते चले जाते हैं, फिर अगली लाइन में लिखते चले जाते हैं। ऐसे ही तो अपन लोग करते हैं। लेकिन जब हड़प्पा की टाइम में जो लिखावट होती थी, वो क्या होता था, वो ऐसे लिखी जाती थी, इधर से, यहाँ से ऐसे लिखी जाती थी, ओके। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अपन लोग जो लिखते हैं वो यहाँ से ऐसे ऐसे लिखते हैं, जबकि ये लोग यहाँ से ऐसे 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 उल्टा लिखते थे। तो इस उल्टे वाला जो राइट हैंड से लिखते चले जा रहे हैं, इसको ब्रूस्टोफोडन कहते हैं, ब्रूस्टोफोडन। तो ये आ जाता है कभी कभी कि हड़प्पा सभ्यता में ब्रूस्टोफोडन क्या था। तो ब्रूस्टोफोडन का मतलब था कि जो लिखावट थी वो राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते थे हम, क्लियर। तो अपन ये भी समझ लिया अपन ने। अब इसको लिख लेते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ें, फिर उसके बाद लिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके, ओके। तो लिखो, इस लिपि को दाईं ओर से, दाईं मतलब राइट हैंड हो गया, दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, जिसे ब्रूस्टोफोडन जिसे ब्रूस्टोफोडन कहा गया, ठीक है। ब्रूस्टोफोडन कहा गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा लिपि में ब्रूस्टोफोडन क्या था, तो आप समझ जाओगे जो लिखावट होती थी लिपि की वो राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड की तरफ होती थी, उसको कहते थे ब्रूस्टोफोडन। अब जब चित्र, देखो मैंने आपको बताया कि ये चित्रात्मक लिपि है, यानी चित्र बहुत मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं अपन वो भी समझ लेते हैं साहब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, अरे ये कैसे चल रहा है, हाँ, सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं साहब? तो सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं यू आकार के। यू होता है ना, यू ऐसे बनता है, तो यू आकार के मिले हैं। ABCD वाला जो यू होता है, यू आकार के मिले हुए हैं, और मछली के मिले हैं। तो यू आकार के और मछली के मिले, ठीक है।
सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं? एक तो यू आकार के और मछली के। क्लियर हो गया? तो आपने ये लिपि में समझ लिया, इसकी पूरी लिपि में, कि जो हड़प्पा की लिपि थी उसमें 64 तो चिन्ह थे। सेल खड़ी की मोहरों पर ये चिन्ह प्राप्त हुए। ये जो लिपि थी वो आज तक पढ़ी नहीं पा मतलब आज तक इतना कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ कि जो हड़प्पा की लिपि को पढ़ लेता। ये जो लिपि थी इसमें चित्र ज़्यादा है, इसलिए इसको चित्रात्मक लिपि कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोग्राफ। इसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, इसलिए इसको ब्रूस्टोफोडन कहते थे। और जो सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं वो यू आकार के और मछली के मिल गए साहब। ठीक है, ये तो अपन ने हड़प्पा की लिपि समझ ली। अब देखते हैं अपन हड़प्पा की सोसाइटी के बारे में कि हड़प्पा पे लोग कैसे रहते थे। तो लिखते हैं साहब हड़प्पा का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही है। तो सामाजिक जीवन के बारे में समझते हैं, उसकी सोसाइटी कैसी थी। सामाजिक जीवन कैसे क्या ये लोग रहते थे। तो सामाजिक जीवन में अपन सबसे पहले देखते हैं, समझ में आता है अपने को कि आप जानते भी होंगे कि जो समाज था इनका वो मात्र सत्तात्मक था, यानी औरतों की अच्छी खासी चलती थी। मात्र सत्तात्मक का समझ गए मतलब है लेडीज़ फर्स्ट, समझ रहे हो, लड़कियों की ही बल्ले बल्ले है साहब। मतलब औरतों की खूब अच्छी खासी चलती थी, औरतों की आज भी खूब अच्छी खासी चलती है कि नहीं। मतलब जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं लोग सोचते हैं लाओ मैं शादी कर लूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता कि ऐसा जैसे जैसे टाइम आता है शादियों के सीज़न का, तो सोचते हैं लाओ मैं भी शादी कर लूँ। फिर दूसरों की बीवी की कलेश देख के लगता है कि भाई अकेले ही बढ़िया हो है कि नहीं। तो लड़कियों की तो आज भी खूब चलती है, बीवियाँ नचा देती हैं पतियों को, सब जानते ही होंगे। और अगर नहीं नचा पाए बीवियाँ तो नीला ड्रम तो है ही है कि नहीं, तो नीले ड्रम में उधेड़ देंगे आपको। तो तब भी मात्र सत्तात्मक था। अब भी मतलब औरतों की कम नहीं चलती, हाँ, लेकिन ये है कि कहीं कहीं थोड़ा पितरात्मक हो जाता है कि नहीं, मेरी आदमियों की ज़्यादा चल जाती है। तो कुल मिलाकर सामाजिक जीवन जो था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था, औरतों की अच्छी खासा बोलबाला था। क्लियर है साहब। और जो समाज था उसमें कोई लोग अमीर रहा होगा, कोई लोग गरीब रहा होगा, कोई मिडिल क्लास था, हर तरह के लोग थे। इसका मतलब है आर्थिक विषमता थी। इसका मतलब क्या हो गया? आर्थिक विषमता, यानी कोई गरीब है कोई अमीर है, किसी पर ज़्यादा पैसा है किसी पर कम पैसा है। तो आर्थिक विषमता तो आज भी है और तब भी थी। तो आर्थिक विषमता विद्यमान थी। क्लियर है। आर्थिक विषमता का मतलब हो गया कि कोई अमीर था कोई गरीब था, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। ओके, और देखो साहब और क्या क्या स्पेशल है इस समाज में। तो इस समाज में ये स्पेशल है साहब कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग ज्वेलरी पहनते थे, आभूषण पहनते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषण पहनते थे। देख रहा है विनोद कैसे आभूषण पहने जा रहे हैं। मतलब अगर सोचो आदमी जो है अगर गले में बढ़िया सी बड़ी सी माला डाल के घूमता हो या कान में कुंडल पहने घूमता हो, कैसा लगता होगा। लेकिन हड़प्पा काल में लोग ऐसे घूमते थे साहब, है कि नहीं। तो ये बात अपने को क्लियर समझ में आ गई कि स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। क्लियर साहब। और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन था। ठीक है, शाकाहार व मांसाहार दोनों प्रचलन में थे, दोनों प्रचलित, यानी वेजिटेरियन भी लोग थे तब और नॉन वेजिटेरियन भी थे। आज भी ऐसा ही है, तब भी ऐसा ही था। ओके, मनोरंजन कैसे करते थे? तो मनोरंजन कैसे करते थे? खेल के करते थे साहब। तो दो तरह के खेल बहुत फेमस थे। एक खेल था पासा का, तो लिख लेते हैं अपन मनोरंजन के लिए पासा का खेल नहीं होता, लूडो खेलते हैं ऐसे, लूडो में पासा फेंकते हैं ना, तो पासा। और एक खेल होता है चौपड़, ये खेल का नाम है। ये लोग खेलते थे घोड़े पे बैठ के। तो पासा और चौपड़ का खेल खेलते थे। ये मनोरंजन के लिए ऐसा करते रहते थे कि चलो कुछ खेल लें आराम से। तो ये भी अपन ने समझ ली बहुत अच्छे से। और देखो साहब और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अपन सामाजिक जीवन में समझ सकते हैं। तो सामाजिक जीवन में अपने को एक चीज़ और देखनी है कि जो हड़प्पा के लोग थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो युद्ध नहीं लड़ते थे ज़्यादा। उन्हें बहुत ज़्यादा युद्ध का कोई शौक़ नहीं था, वो शांति से आराम से रहते थे। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन
युद्ध 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 प्रिय कम, ठीक है, शांति प्रिय ज़्यादा। युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा। ऐसे शॉर्ट में आप लिखते जाओ ताकि आपको बहुत टाइम ना लगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लड़ाई दंगे नहीं करते थे, चैन से रहते थे, आराम से, शांति के साथ। ओके, बहुत ज़्यादा युद्ध का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। तो सोसाइटी कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी, मैट्रियार्की कहते हैं शायद इसको इंग्लिश में, मैट्रियार्की। तो वो थी। आर्थिक विषमता विद्यमान थी, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। स्त्री पुरुष दोनों के ही आभूषण यहाँ देखने को मिलते हैं। शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का आपको प्रचलन देखने को मिलता था। मनोरंजन के लिए खेल खेला जाता था, पासे का और चौपड़ का। युद्ध कम होते थे और आराम से लोग पीसफुली इन्वायरमेंट में रहते थे साहब, ठीक है। ओके, और देखो अगली के बारे में पता करते हैं अपन। ये अपन ने सामाजिक जीवन समझ लिया। अब हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, ये आप लोग मेंस में भी तो लिखोगे ऐसे ही। मान लो अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज पर विस्तृत चर्चा कीजिए, तो आप ये सब बारी बातें लिखा होगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन ये राजनीतिक जीवन अभी मैं समझा देता हूँ। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप चीज़ें लिख सकते हो, समझ सकते हो। राजनीतिक जीवन साहब कैसा था हड़प्पा सभ्यता का? तो देखो, आज की तरह राजनीति नहीं चलती थी वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में कि कोई साहब पार्टी होगी, फिर पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि कोई इलेक्शन फिलेक्शन होते थे। लोग बड़ी शांति से रहते थे। देखो, जैसे मैंने बताया भी यहाँ पे कि शांति से रहते थे, युद्ध बुद्ध में लड़ना नहीं होता था, तो बहुत टेंशन थी नहीं इनकी ज़िंदगी में। आराम से नंगे घूमते होंगे, आभूषण पहन पहन के, है कि नहीं? मतलब ऐसा तो है कि नहीं, आराम से मौज मारो, कोई टेंशन ही नहीं थी। तो राजनीतिक जीवन के बारे में जो ये क्लियर है कि बहुत स्पष्ट कोई राजनीतिक संगठन था ही नहीं, कोई पार्टी फार्टी नहीं थी। लोग क्या करते थे? व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि भैया पैसा कमा लें, बढ़िया, भाड़ में जाए युद्ध फुद्ध। तो मेन जो चीज़ थी वो ये पता चलती है कि किसी भी तरह का कोई संगठन, राजनीतिक संगठन था ही नहीं। लोग व्यापार पर अपना ध्यान देते थे, पैसा कमाते थे। इसका मतलब है कि व्यापारी वर्ग जो है उसका बोलबाला था, कोई भी शासक का बोलबाला नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जब कोई संगठन ही नहीं था, इसका मतलब है कोई राजा फाजा नहीं रहा होगा। जो व्यापारी वर्ग थे वही लोग आपस में मिलजुल कर अपना ये हड़प्पा सभ्यता में जीवन चला लेते थे अपन आराम से। तो अपन ये बात समझ गए, तो अपन लिख लेते हैं साहब, ठीक है। लिखो, स्पष्ट राजनीतिक संगठन, स्पष्ट राजनीतिक संगठन का अभाव, ठीक है। यानी कि राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट अभाव है, मिला ही नहीं इस तरीके का, ठीक है। ओके, तो फिर किसके पास सरकार रही होगी? व्यापारी वर्ग के पास। तो लिख लेते हैं, व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व, व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व। मतलब जो लोग व्यापार करते थे वही लोग अपना, जैसे कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी थोड़ी चल जाती होगी कि कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो बड़े बड़े व्यापारी मिलकर आराम से डिसीजन ले लेते होंगे। यही बातें लिखी गई हैं इतिहास में। ओके, तो ये आपने राजनीतिक जीवन भी समझ लिया आराम से कि व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था और अलग से कोई राजनीतिक संगठन का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब थोड़ा आगे देखते हैं अपन। अब बात करेंगे आर्थिक जीवन की कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पैसे वैसे पर कैसे ज़िंदगी जीते थे, आर्थिक जीवन क्या था साहब। तो आर्थिक जीवन तो बढ़िया था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, सभी जानते हैं कि वहाँ पैसे की इतनी दिक्कत थी ही नहीं। खेती बाड़ी अच्छी होती थी, व्यापार भी अच्छा होता था और लोग पशुपालन भी अच्छे से कर ही लेते थे और विदेशों से भी व्यापार होता था। सबको ये बात पता ही है। मतलब एक बहुत सभ्य सभ्यता थी, ये सिविलाइज्ड सभ्यता थी। तो अपन लिख लेते हैं आर्थिक जीवन में उन्नत कृषि व व्यापार। उन्नत कृषि व व्यापार का मतलब है कि जो कृषि थी वो भी बहुत अच्छी होती थी और व्यापार भी बहुत अच्छा होता था, पैसे लोग कमा लेते थे आराम से। और साहब पशुपालन भी बढ़िया ही चल रहा था, ठीक है। तो लिखते हैं बेहतर पशुपालन व्यवस्था, बेहतर पशुपालन व्यवस्था। या आप मेंस में भी लिख सकते हो। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पर कुछ पूछा जाए तो आप लिख दोगे साहब कि कृषि बढ़िया थी, व्यापार बढ़िया था, पशुपालन भी बहुत अच्छा था, ठीक है। और विदेश से भी खूब व्यापार होता था और
आंतरिक व्यापार तो हो गई, इंटरनल तो ट्रेड होता ही था, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। तो लिख लेते हैं साहब, समृद्ध समृद्ध आंतरिक व विदेशी व्यापार, आंतरिक व विदेशी व्यापार। क्लियर। विदेशी व्यापार के साक्ष्य कैसे, आप अब यहाँ सबूत भी दे सकते हो कि जो लोथल का बंदरगाह था, लोथल का बंदरगाह, वहाँ से विदेशी मोहरें भी मिली हैं, विदेशी सिक्के मिले हैं। ये बात मैंने बताई भी थी आपको। और ये बात भी आपको समझनी है कि मतलब कि ये जो विदेशी व्यापार होता था तो कहाँ कहाँ से होता था। तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं अपन इस तरीके से कि मेसोपोटामिया का आपने नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया एक जगह थी जो वर्तमान इराक है, वो पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ से विदेशी व्यापार होता था। इजिप्ट से होता था, मिस्र कहते हैं ना, मिस्र, तो मिस्र से भी व्यापार खूब हुआ है, विदेशी व्यापार जो हुआ है। और सेंट्रल एशिया से, जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहाँ से भी खूब सारा व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का होता था। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक व्यापार के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन विदेशी व्यापार का साक्ष्य नहीं मिला, तो गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आईएएस के क्वेश्चन में आ चुका है, आईएएस में आ चुका है। आईएएस में पूछा गया था कि विदेशी व्यापार, मतलब स्टेटमेंट आया था कि विदेशी व्यापार के साक्ष्य नहीं मिले, तो ये बात गलत है। विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं, मेसोपोटामिया से, मिस्र से और मध्य एशिया से विदेशी व्यापार हुआ करता था। क्लियर है, ये आपने भी समझ ली बहुत अच्छे से। ओके, और देखते हैं साहब थोड़ा सा इसके बारे में। अब ये जो मेसोपोटामिया है दोस्तों, मेसोपोटामिया, यहाँ की सभ्यता भी आपने सुनी होगी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो। ये क्लास 6-7 में पढ़ाया गया था अपन लोगों को। अगर तुम्हारी खोपड़ी तब चलती होगी तब तुम्हें खूब याद होगा, नहीं तो तुम आराम से तुमने क्लास 6, 7, 8 ये सब नकल मार के पास कर ली। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ये कुछ सिक्के मिले थे। इस मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ से भी कुछ सिक्के मिले, और उसके सिक्कों में लिखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया के भी व्यापार होते थे। तो ये भी बात अपन लिख लेते हैं कि मेसोपोटामिया के बारे में यहीं पर अपन लिख लेते हैं कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के, अब देखो सुनो, आप यहाँ से सुनो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम तो सिंधु घाटी हो गया, लेकिन मेसोपोटामिया में तो भाषा दूसरी चलती थी, क्योंकि अलग अलग देशों में लैंग्वेज अलग अलग चलती है। तो यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम था वो सिंधु घाटी नहीं था, उसको कहते थे मेलुहा। क्या कहते थे? मेलुहा। मैं लिख दे रहा हूँ, मेलुहा, ठीक है, मेलुहा। मेलुहा का मतलब हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी भाषा अलग थी ना, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख जो मिलेंगे वहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो लिखा है, शब्द लिखा है वो लिखा है मेलुहा, जिसका मतलब होता है सिंधु घाटी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के मतलब अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा और ढिलमुन, ये अलग अलग देशों के नाम हैं। ढिलमुन और मगन, ये 3 अलग अलग देश हैं, ठीक है, और मगन से व्यापारिक संबंध थे। अब मैं इस सेंटेंस का मतलब समझा रहा हूँ आपको कि जैसे जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पे जो अभिलेख मिले उससे पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के संबंध थे वो मेलुहा से भी थे, ढिलमुन से भी थे और मगन से भी थे। ढिलमुन और मगन से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है मेलुहा से, वो तो मैंने आपको साथ में लिखवा दिया। मेलुहा का मतलब होता है सिंधु घाटी। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लो, मेलुहा इक्वल टू सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी अगर इस तरह से क्वेश्चन एक बार आरओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मेलुहा शब्द का अर्थ हो जाएगा
सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसमें अलग अलग सभ्यताओं का नाम दे दिया था, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे ऑप्शन अलग अलग बना दिए थे। तो मेलुहा का मतलब आपने समझ लिया कि मेलुहा मतलब शक्तिमानी गंगाधर है साहब। ठीक है, शक्तिमानी गंगाधर है, मेलुहा मतलब सिंधु घाटी क्षेत्र। ओके, ये भी आपने समझ लिया। और देखो साहब, ये आर्थिक जीवन के बारे में ही बात चल रही है, व्यापार के बारे में। तो व्यापार करने के लिए बंदरगाह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे इस सभ्यता में, वो भी अपन समझ लेते हैं। प्रमुख बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? तो आप ये तो जानते ही है कि लोथल एक बंदरगाह था, ये तो सबको पता है कि लोथल एक बंदरगाह शहर था। ऐसे ही एक रंगपुर एरिया भी था, रंगपुर, मैंने बताया था ना रंगपुर, देखो ये कराया भी है रंगपुर। रंगपुर रंगपुर रंगपुर, कहाँ हो तुम रंगपुर? कहाँ चले गए तुम रंगपुर? अरे छोड़ के चले गए क्या? मैं ये आएगा आएगा, इसी में है, मैंने बताया भी था। रंगपुर रंगपुर कहाँ गए तुम? अरे कहाँ चले गए रंगपुर? इसी में लिखा हुआ है दोस्तों। अब मैंने बताया था रंगपुर में कच्ची ईंटें मिली हैं, ये मैंने कराया था। ठीक साहब, तो ये इसी किसी में होगा, अभी दिख नहीं रहा मुझे, ढूंढना पड़ेगा, इतने बड़े नोट्स हो जाते हैं ना। तो रंगपुर में, रंगपुर जो शहर था वहाँ पर भी क्या नाम है, जो एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, रंगपुर शहर, वहाँ पर भी आपको बंदरगाह देखने को मिलता है। ऐसी एक सुरकोटदा जगह थी, सुरकोटदा, सुरकोटदा, ये भी मैंने कराया है। सुरकोटदा ये भी एक बंदरगाह शहर था। ये सुरकोटदा तो मैंने भी देखा था, ये गया देखो, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, देखो सुरकोटदा, तो देखो ये गया, देखा है ना सुरकोटदा, ये गुजरात में पड़ता था। ये यहाँ पर ये भी एक बंदरगाह शहर था साहब। ठीक है, सुरकोटदा भी में भी एक बंदरगाह था। एक जगह और थी प्रभास पाटन के नाम से, प्रभास पाटन, यहाँ पर भी बंदरगाह था। ठीक, तो लोथल में भी बंदरगाह था, रंगपुर में भी बंदरगाह था, सुरकोटदा में भी बंदरगाह था, और प्रभास पाटन में भी बंदरगाह था। अब मज़े की बात तो ये है कि ये टेंशन नहीं है कि ये चारों नगर हैं कहाँ, ये चारों के चारों बंदरगाह गुजरात में हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, चारों गुजरात में, जिससे आपको याद रहे कि ये जो चार बंदरगाह हैं, पूछा जाए कि जैसे मान लो रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में, सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में, प्रभास पाटन कहाँ है, ये भी गुजरात में, लोथल तो पता ही है गुजरात में। तो क्लियर के ही हो गया कि चारों के चारों प्रमुख बंदरगाह जो लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा और प्रभास पाटन है, ये चारों के चारों आपके गुजरात में हुआ करते थे। ठीक साहब, और आगे बढ़ते हैं अपन, तो आपको पता चलेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर सबसे पहले कपास की खोज की गई थी। सबसे पहले जो कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय, कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को दिया जाता है, सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। जो यूनानी लोग थे ना, यूनानी, वो इस कपास को यूनानी लोग सिंडस कहते थे, सिंडन कहते थे। इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहने लग गए। ठीक है, सिंडन सिंधु मिलता है ना, तो इस तरीके से ये भी एक फैक्टर है इसका। तो लिखते हैं, यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है, कपास को सिंडन कहा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित शब्द सिंडन क्या है, तो सिंडन का मतलब है कपास। ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर फावड़ा नहीं मिला। ठीक है, जैसे खेती बाड़ी करने के लिए फावड़ा चाहिए होता है, तो फावड़े का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से फावड़े का साक्ष्य नहीं मिला, फावड़े का साक्ष्य नहीं मिला। अब तो जब फावड़ा नहीं मिला तो फिर खेती कैसे होती थी, ये भी बड़ी बात है साहब। तो लकड़ी का हल जो होता है, लकड़ी का हल, ठीक है, उससे खेती होती थी। अतः खेती लकड़ी के हल से की जाती थी, लड़की के हल से नहीं, लकड़ी के हल से, लकड़ी के हल से की जाती थी। भी फावड़ा वगैरह आप जानते ही होंगे क्या होता है, वही जिससे खोद देते हैं साहब।
तो फावड़े का तो कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन जो खेती होती थी वो लकड़ी के हल से की जाती थी, ऐसा साक्ष्य मिला है साहब। ठीक है। और देखो एक चीज़ इसमें ये है कि जो माप तौल होती थी ना, जैसे मेज़रमेंट करना है कि कैसे क्या भाई मापेंगे, 1 किलो में कितना, 2 किलो में कितना, तो वो सब कुछ मापना तौलना ये सब दशमलव प्रणाली पे था। आज भी हिंदुस्तान में दशमलव प्रणाली चलती है। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको समझाया भी था कि हिंदुस्तान में दशमलव प्रणाली लागू की गई थी, तो ये दशमलव प्रणाली पे तब भी था। ठीक है, तो ये भी बात अपन लिख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। क्लियर है? दशमलव प्रणाली समझते ही हो गया आप, जैसे हिंदुस्तान में चलती है। ओके, तो ये दशमलव प्रणाली माप तौल की हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित थी। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको और देखो समझाऊँ, ये थोड़ा सा आप समझ लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। आप लोग जब छोटे छोटे रहे होंगे, मैं भी जब छोटा था, तो अपन लोगों ने नहीं देखा, आपने देखा वो 25 पैसे का सिक्का आता था, चवन्नी कहते थे इसको, चवन्नी। ठीक साहब। फिर चवन्नी के बाद अठन्नी यानी 50 पैसे का सिक्का आता था, ये आता था ना। इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये खूब आपने देखी होंगी। लेकिन इससे भी पहले एक और चीज़ प्रचलित थी हिंदुस्तान में, वो आपके बाबा ने यानी दादा ने, दादी ने देखी होगी। पहले जो सिक्के चलते थे उसको कहते हैं 4 आना। 4 आना का सिक्का, 8 आना का सिक्का, 16 आना का सिक्का। ये आपने हो सकता है नहीं इतनी देखी हो, लेकिन आपके जो बाबा रहे होंगे, अम्मा रहे होंगे, उनके टाइम पे ये थी। मैंने थोड़ी थोड़ी, मुझे मतलब घर वाले बताते हैं कि पहले ऐसी चीज़ चलती थी। तो इसको 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो 16 पे आ गए ना, तो इसको कहते थे 16 आने वाला सिक्का भी चलता था। फिर 32 आने का सिक्का चलता था। ये 16 के माप पे आधारित थी। इसको कहते थे 16 गुणक की सिस्टम, 16 गुणक यानी 16 मल्टीप्लायर का सिस्टम कहा जाता है इसको। 4 आना, 8 आना, 16 आना, 32 आना। तो तब हड़प्पा सभ्यता में दशमलव प्रणाली तो थी, लेकिन ये 4 आना 8 आना वाला सिस्टम चलता था। इसको कहते हैं 16 मल्टीप्लायर यानी 16 गुणक का सिस्टम। तब वो हड़प्पा सभ्यता में यही प्रचलित था। तो साथ में लिख लेते हैं अपन कि हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें इकाई के वो जिसमें माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। 16 के गुणक का मतलब होता है मल्टीप्लायर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं मल्टीप्लायर। ओके, 16 के गुणक में होती थी। क्लियर है साहब? ये भी आपने समझ लिया पूरा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये अपन ने पूरा विदेशी व्यापार, आर्थिक जीवन भी समझ लिया। ठीक साहब। अब अपन देखते हैं इसका धार्मिक जीवन।